नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल हेडलाइंस और मैं हूं वात्सल्य राय। यह है कैपिटल हेडलाइंस का लाइव शो। और जैसा कि लाइव शो में हर दिन हम किसी एक खास मुद्दे पर बात करते हैं और चुनावी मौसम दोबारा आ गया है। लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून को आए, उसके बाद एक थोड़ा सा गैप था, उसके बाद एक बार फिर से सावन और भादों के बीच में ही चुनावी मौसम आ गया है। और चुनाव दो अहम राज्यों में होने हैं जिनकी तारीखें कुछ दिन पहले डिक्लेयर हो चुकी हैं, जम्मू कश्मीर और हरियाणा। वहां गहमा गहमी लगातार तेज होने लगी हैं। जम्मू कश्मीर में आज राहुल गांधी थे, उनके साथ मल्लिकार्जुन खड़गे थे। पहले वो श्रीनगर में थे, उसके बाद जम्मू आए, वहां अपने कार्यकर्ताओं से बात की। बहुत जोश में वो दिखाई दिए और उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर से उनका खून का रिश्ता है, यानी एक टफ फाइट देने की तैयारी में कांग्रेस है। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ उनका समझौता हो गया है और एक तस्वीर वहां उभर रही है। हरियाणा में भी समीकरण बन बिगड़ रहे हैं 10 साल से, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हम बात करेंगे दोनों राज्यों की लगातार आने वाले दिनों में, ग्राउंड रिपोर्ट्स भी आपको दिखाएंगे। कश्मीर और हरियाणा से भी सीधी रिपोर्ट्स हम लेकर आएंगे, लेकिन आज हम बात करेंगे बिहार की, जहां राज्यसभा की 2 सीटें, 2 सीटों पर निर्विरोध उम्मीदवारों का चयन लगभग तय है। दोनों नॉमिनेशन कर चुके हैं। दोनों की तस्वीर आप मेरे पीछे देख रहे होंगे। उपेंद्र कुशवाहा, जो जाना माना चेहरा है, उनका नाम पहले ही डिक्लेयर कर दिया था भारतीय जनता पार्टी ने। जो काराकाट सीट से लोकसभा चुनाव लड़े, तीसरे नंबर पर रहे, हार गए। मतलब वो नंबर 1 आने की उनको उम्मीद थी, लेकिन वामपंथी उम्मीदवार राजाराम ने उनको तीसरे नंबर पर ढकेल दिया। दूसरे नंबर पर आए पवन सिंह, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने पहले पश्चिम बंगाल से, आसनसोल से उम्मीदवार बनाया था, लेकिन वो वहां से लड़ने को तैयार नहीं हुए, लौट कर आए बिहार में भी पहुंचे काराकाट, जहां से उपेंद्र कुशवाहा लड़ रहे थे और उनके खिलाफ चुनाव मैदान में लड़े। खुद भी हारे, उपेंद्र कुशवाहा को भी हरवा दिया। स्थिति ये हो गई कि जो समीकरण बन रहा था एनडीए के अंदर, एनडीए ने हालांकि बिहार में लोकसभा में सबसे ज्यादा सीटें हासिल की, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड ने मिलकर, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा नीचे चले गए और ये लगा कि इसका असर जो है, इनके हारने का असर आगे विधानसभा चुनाव में दिख सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी ने एक तरीके से डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश में उनको राज्यसभा भेजने का फैसला कर लिया। लेकिन दूसरा नाम जो था, दूसरा नाम जो अब लगभग तय है उनका राज्यसभा पहुंचना, मनन मिश्रा, जो कि जाने माने वकील हैं, बार काउंसिल के प्रेसिडेंट 6 बार रह चुके हैं, रिकॉर्ड उन्होंने बनाया है। हमारे साथ डॉक्टर सत्येंद्र कुमार, जो हमारे एक्सपर्ट हैं, जाने माने विशेषज्ञ, खुद भी वकील हैं, हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, बिहार के जमीनी नेता हैं, 30-35 साल से जमीन की राजनीति करते हैं। मनन मिश्रा जी के बारे में डिटेल में वो जानकारी देंगे, लेकिन मैं एक बेसिक जानकारी दे देता हूं कि इनका नाम जो आया, मनन मिश्रा साहब का, बड़ा एक सरप्राइजिंग पैकेज के तौर पर सामने आया। सरप्राइजिंग पैकेज इसलिए आप मान लीजिए क्योंकि कई सारे नाम चल रहे थे, कई लोग अपना जोर आजमाइश कर रहे थे। बक्सर से जो पहले भारतीय जनता पार्टी के सांसद हुआ करते थे, नाम उनका मैं भूल रहा हूं, जरा याद दिलाइए डॉक्टर साहब। अश्विनी चौबे साहब, माफ कीजिएगा देखने वालों से, बिल्कुल नाम स्लिप हो गया। कई बार आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि नाम आपकी दिमाग में रहता है लेकिन जुबान पर नहीं आता। तो अश्विनी चौबे साहब लगातार बयानबाजी कर रहे थे और ये माना जा रहा था कि अश्विनी चौबे साहब कहीं ना कहीं दबाव बना रहे हैं कि किसी तरह उनको राज्यसभा भेज दिया जाए, क्योंकि 2 सीटें खाली हुई थी। एक विवेक ठाकुर साहब, जो लोकसभा के लिए चुने गए भारतीय जनता पार्टी की सीट पर, उनके राज्यसभा के टर्म के 2 साल बाकी थे, और मीसा भारती, जो लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी है, वो भी राज्यसभा की सांसद थी, वो भी लोकसभा के लिए चुनी गई है, अपने तीसरे प्रयास में वो सांसद बनी है लोकसभा की, तो उनकी सीट भी खाली हुई। तो 2 सीटें ये खाली थी, तो उसके लिए एक नाम उपेंद्र कुशवाहा का तय कर दिया था भारतीय जनता पार्टी ने। दूसरे नाम को लेकर बहुत सारे लोग अपनी दावेदारी बुलंद कर रहे थे, उम्मीदवारी को मजबूत करना चाह रहे थे, जिसमें अश्विनी चौबे साहब भी थे। पिछले दिनों उन्होंने जो बयान दिए, केंद्रीय नेतृत्व को भी एक तरीके से चैलेंज किया, तो माना गया कि वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि उनका सेटलमेंट किया जाए। उनको राज्यपाल किसी राज्य का बनाए जाने की चर्चा थी, लेकिन वो उसके लिए तैयार नहीं थे। बहरहाल ये माना जा रहा था कि वो लॉबिंग कर रहे हैं कि उनको किसी तरीके से राज्यसभा भेजा जाए। हालांकि अगर वो ऐसी कोशिश में थे तो वो कोशिश कामयाब नहीं हुई। दूसरे आरके सिंह, जो लगातार आरा से चुनाव जीत रहे थे, केंद्रीय मंत्री भी थे, उनके बारे में भी कहा जा रहा था कि जब वो आरा से इस बार लोकसभा चुनाव हार गए
तो वो भी लॉबिंग कर रहे थे। राज्यसभा की जो एक सीट बची हुई थी, 4 साल का टर्म बाकी है, मीसा भारती वाली जो सीट है उसके लिए। और एक और नाम बड़ी तेजी से उभर के आ रहा था, ऋतुराज सिन्हा, जिनके पिता आर के सिन्हा पहले बिहार से राज्यसभा सांसद रह भी चुके हैं, उद्योगपति हैं और भारतीय जनता पार्टी में उनको अच्छी तवज्जो मिलती है। तो ऋतुराज सिन्हा का नाम भी बड़े जोरों में चल रहा था। कुछ नाम और थे, लेकिन वो सारे नाम कट गए और अचानक नाम आया मनन मिश्रा जी का। और जब मनन मिश्रा जी का नाम आया तो उसके बाद बिहार की राजनीति, जो कि बहुत लंबे समय से पिछड़े नेताओं की गोलबंदी, पिछड़ी जातियों की, दलित, अति दलित, महादलित की गोलबंदी में चलती थी, अचानक वहां पर ब्राह्मणवादी वर्चस्व की बात होने लगी। और यह बताया गया कि जिस तरह से पिछली बार जातिगत जनगणना के आंकड़े सामने आए, उसमें ब्राह्मण का जो परसेंटेज था, लगभग 4% वोटर्स ब्राह्मण हैं, 15% कुल सवर्ण है, जिसमें मुसलमानों के भी सवर्ण है, मिलाकर कुल 15% है। उनमें से एक बहुत बड़ा असर रखते हैं ब्राह्मण वोटर्स। और ब्राह्मण वोटर्स को साधने की सारी पार्टियां कोशिश कर रही हैं। राष्ट्रीय जनता दल के मनोज झा हो, अभी जनता दल यूनाइटेड ने संजय झा को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है, कार्यकारी उनको अध्यक्ष बनाया है। इसी कोशिश में बताया जा रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी के ब्राह्मण वोटर चौबे जी की टिकट कटने से नाराज थे, उनको साधने के लिए मनन मिश्रा जी को लाया गया है। हालांकि उसमें कई लोग ये भी कह रहे हैं, हालांकि मैं बड़ा क्लियर नहीं हूं, हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ हैं बिहार मामलों के डॉक्टर सत्येंद्र कुमार जी, जिनसे आप कैपिटल हेडलाइंस देखने वाले अच्छी तरीके से परिचित हैं, क्योंकि लगातार 4 महीने से हमारे साथ बिल्कुल जुड़े हुए हैं और बिहार की नब्ज पर इनका हाथ रहता है और कई होने वाली घटनाओं को ये वक्त से पहले बता देते हैं और जो बताते हैं कमोबेश नतीजे वैसे ही आते हैं। और अगर आपको याद नहीं हो तो वो आप 7वें चरण का लोकसभा की जो वोटिंग हुई थी उसके बारे में इन्होंने जो प्रेडिक्शन किया था, हमारी टाइमलाइन पर जाकर आप YouTube पर देख सकते हैं। इन्होंने पहले ही बता दिया था कि नतीजे कैसे कैसे आएंगे और जब 4 जून को नतीजे आए तो लगभग उसी तरह के तस्वीरें साफ हुई। इसी तरह उपेंद्र कुशवाहा साहब को राज्यसभा भेजा जाएगा, इसका प्रेडिक्शन भी डॉक्टर साहब ने कर दिया था। हालांकि पता नहीं मनन मिश्रा जी इनके रडार पर थे या नहीं, या इनके लिए भी ये सरप्राइजिंग पैकेज है। डॉक्टर साहब, आपको चर्चा में शामिल कर रहा हूं, पहली प्रतिक्रिया दोनों उम्मीदवारों को लेकर, उसके बाद मैं आगे और आपसे सवाल करूंगा। जी डॉक्टर साहब। वत्सल जी, दोनों उम्मीदवारों का राज्यसभा में जाना तय है। नामांकन कल हो चुका है, 27 तारीख को डिक्लेरेशन हो जाएगी। क्योंकि और किसी ने नामांकन किया नहीं है तो निर्विरोध चुना जाना निश्चित है, इसमें कोई इफ बट नहीं है। अब देखिए, जातीय समीकरण चुनावों में काफी अहम भूमिका रखती है, अपने आप में मायने रखती है। ये दोनों राज्यसभा के जो सीट है, दोनों एनडीए के खाते में गए हैं और कमोबेश बीजेपी का इसमें वर्चस्व रहा है। उपेंद्र कुशवाहा जी को भी बीजेपी के कारण ही दिया गया है और मनन मिश्रा जी को भी बीजेपी से सीधे डायरेक्ट हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी को मैं क्या, बिहार के तमाम लोग ये सोचते हैं कि क्यों दिया बीजेपी ने, समझ में नहीं आता है। क्योंकि उनका असर कहीं बिहार में दिखता नहीं है अपने जाति के मतदाताओं पर। और सम्राट चौधरी तो पहले से बीजेपी के अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे थे, डिप्टी सीएम के रूप में काम कर रहे थे। फिर देने का बीजेपी को इनका कोई औचित्य क्या था? ये अपनी एक पार्टी बना करके चल रहे थे और खुद तीसरे पोजीशन पे रहे, लड़ाई में भी नहीं रहे। तो ये लोग सोचता है कि भाई इनको क्यों दिया, समझ में नहीं आती है, कौन सी पॉलिटिक्स है। दूसरा चीज, मनन मिश्रा जी की एक्टिविटी आप देखिएगा पिछले कुछ वर्षों से, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इन्होंने 4-5 प्रोग्राम किया बार काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से। जब शताब्दी भवन का उद्घाटन होने लगा पटना हाई कोर्ट में तो उनको लाया गया, और दिल्ली में भी। तो विगत कुछ वर्षों से बीजेपी के लिए एक तरह से काम कर रहे थे, बीजेपी को मदद करने के लिए, और जुडिशियरी के फील्ड में वकीलों के बीच में एक माहौल बना रहे थे। हालांकि मनन मिश्रा जी बिहार के गोपालगंज के से स्कूलिंग किए हैं, वो वहीं से कॉलेज से पढ़े, बाद में पटना लॉ कॉलेज से इन्होंने लॉ किया,
गोल्ड मेडलिस्ट भी रहे। प्रैक्टिस शुरू में इन्होंने गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में किया, बाद में फिर आकर के पटना हाई कोर्ट में ये प्रैक्टिस करते रहे और ये गोपालगंज से ही बार काउंसिल का मेंबर चुने जाते थे। फिर एक दिन ऐसा आया कि बिहार से बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन हुआ करते थे सूरज बाबू, उनका कार्यकाल बीच में ही, चूंकि बिहार में जो चुनाव हुआ बार काउंसिल का उसमें वो प्रतिनिधि नहीं चुने जा सके और मनन मिश्रा जी चुना गए। तो उस समय बिहार का टेन्योर था तो ये अध्यक्ष बन गए बीसीआई का, बार काउंसिल ऑफ इंडिया का। लेकिन इनके अंदर कुछ न कुछ ऐसी क्वालिटी थी कि ये लगातार चुने जा रहे हैं 6 बार से, तो क्वालिटी तो है। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को प्रभावित किया और ये प्रभावित पहले भी दूसरे पार्टियों को भी करते रहे हैं। 2010 में ये बैकुंठपुर से, सिवान में बैकुंठपुर है गोपालगंज में एक विधानसभा क्षेत्र, वहां से इन्होंने कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ा। कांग्रेस का बहुत दिनों तक वर्कर ही नहीं किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ा। बाद में पिछले चुनाव में ये बसपा के भी कैंडिडेट रहे, वाल्मीकि नगर से पार्लियामेंट के। तो ये जुगाड़ अपना कहीं ना कहीं फिट कर लेते हैं। जात पे तो कोई असर पड़ने वाला नहीं है, पहले से ही ब्राह्मण में बहुत सारे लोग हैं बीजेपी में। अब बीजेपी पता नहीं ऐसे कैसे ये किस तरह की समीकरण बना रही हो, तो बीजेपी ही जाने। एक चीज देखा जा रहा है, एनडीए के 2 राज्यसभा सदस्य जो बिहार में भूमिहार थे, पहले महेंद्र प्रसाद और इस बार विवेक ठाकुर, और उन जगहों पर गैर भूमिहार लोग गए, जबकि भूमिहारों का कहना है कि हमने तो एनडीए को 100% बिहार में दिया, सारे सीटों पर जो टिकट आपने दिया सब जिताया, वो जनता दल यूनाइटेड हो या बीजेपी हो। और इतना ही नहीं, दूसरे क्षेत्रों में भी हमने अपने जाति के कैंडिडेट पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि एनडीए के कैंडिडेट पर ध्यान दिया। तो फिर जब मेरे हिस्से का था राज्यसभा का, महेंद्र प्रसाद जी का, उस समय में भी आपने नहीं दिया, किसी पिछड़े को, अति पिछड़े को दे दिया। और इस बार भी आप विवेक ठाकुर के जगह पे पिछड़ा उपेंद्र कुशवाहा को दिया, जहां कुशवाहा जाति ने बीजेपी को वोटिंग नहीं किया। नहीं तो 8 में से 6 चुनाव नहीं हारते। लास्ट जो फेज का चुनाव था, अंतिम चरण का जो चुनाव था, जिसमें आरके सिंह जैसे मिनिस्टर, और फिर आरा के बाद बक्सर में, फिर ये जनता दल यूनाइटेड का भी कैंडिडेट हार गया, जहानाबाद में, पटना में, इन सारे जगहों पर कुशवाहा के चलते हार हुई है। कुशवाहा इनके साथ नहीं थे, यहां तक कि औरंगाबाद में लगातार जो जीतते थे वहां। आप कहना क्या चाह रहे हैं? एक लंबी बातचीत होती जा रही है, लगातार आप बता रहे हैं अपनी बात को। आपने पहले खारिज किया उपेंद्र कुशवाहा साहब की उम्मीदवारी को, जो कि आप पहले भी कर चुके हैं। दूसरा, आपने भारतीय जनता पार्टी पर सीधे इल्जाम लगा दिया भारतीय जनता पार्टी पर कि भूमिहारों को बिल्कुल इग्नोर कर रही है भारतीय जनता पार्टी। आपका यह सीधा आरोप है। एनडीए इग्नोर कर रही है, न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बल्कि जनता दल यूनाइटेड भी। और एक बात तो और है, यहां उपेंद्र कुशवाहा जी की चर्चा थी कि भाई जनता दल यूनाइटेड प्रो हैं, तो विविसा भारती वाले सीट पे जाएंगे, विवेक ठाकुर पे कोई और जाएंगे, बीजेपी वाले खास तौर पे। लेकिन यहां तो उल्टे हो गया। अब कितने दिनों, 20 महीने के लिए उपेंद्र कुशवाहा जी चुने जाएंगे, इसमें कितना क्या होगा भगवान जाने। लेकिन एक चर्चा है बिहार के लोगों में, कार्यकर्ताओं में, खासकर राजनीतिक कार्यकर्ताओं में, कि बीजेपी ये कौन सी पॉलिटिक्स कर रही है, लगातार इग्नोर कर रही है और इन लोग को महत्व दे रही है। पिछले बार भी 2 राज्यसभा में पिछड़े और ये बैकवर्ड गए, धर्मशिला और भीम सिंह, और फिर एक दिया आपने बैकवर्ड को उपेंद्र कुशवाहा जी के, जिनका एक एमएलए भी नहीं है। भाई ये कौन सा पॉलिटिक्स आप कर रहे हैं? कौन सवाल है डॉक्टर साहब, एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या बिहार में भूमिहार नेता नहीं है? हैं, बहुत से लोग हैं जिन्होंने किसी भूमिहार नेता ने भारतीय जनता पार्टी के, जनता दल यूनाइटेड के, राष्ट्रीय जनता दल के
कांग्रेस के किसी भूमिहार नेता ने ये सवाल उठाया जो सवाल आप उठा रहे हैं? नहीं, लोग उठा रहे हैं। किसी ये नेता पब्लिक ने ये सवाल उठाया जो आप उठा रहे हैं? पब्लिक प्लेटफॉर्म पे डर के मारे नहीं उठा रहे हैं, किस चीज का लेकिन डर है? लेकिन किस चीज का लेकिन डर है? आम जब लेकिन आम लोगों जब भारतीय जनता पार्टी आपको लगता है कि इग्नोर कर रही है, बार बार इग्नोर कर रही है, तो अपोजिशन को किस चीज का डर है? मान लीजिए एनडीए के दलों को तो डर हो सकता है, अपोजिशन को क्या डर है? उनका तो कोई उम्मीदवार है नहीं, वो लोग क्यों नहीं आवाज उठा रहे हैं अगर इस तरह का इग्नोरेंस है जैसा आप सीधे आरोप लगा रहे हैं? अपोजिशन को कोई डर नहीं है, लेकिन आज ही राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक जी ने इस्तीफा दिया आज ही। और समझिए तो इसी इशू पर कि हमें कैंडिडेट नहीं बनाया गया, हम लड़ते। लालू जी ने आश्वासन दिया था कि राज्यसभा के लिए हम आपको लड़वाएंगे। तो मरमरिंग है कहीं न कहीं, तो लोगों में है ही, लोग उठा भी रहे हैं। मेरा सवाल यह था कि आपने सीधे एक जाति विशेष का नाम लिया, इसलिए मैंने आपसे सवाल पूछा। दूसरा सवाल मैं आपसे पूछूंगा, उपेंद्र कुशवाहा जी के बारे में हम एक लेंथ में चर्चा कर चुके हैं, क्योंकि उनकी उम्मीदवारी आज की नहीं है। कुशवाहा वोटर्स की क्या इंपॉर्टेंस है बिहार में? 4.5% के लगभग है, यानी 4.5% है। लव कुश जातियों के रूप में चुनाव लड़ते हैं, तमाम पार्टियां उनको मनाती रही हैं, लेकिन इस समय इसे ब्राह्मण युग की वापसी कही जा रही है। बीसीआई के यानी बार काउंसिल ऑफ इंडिया के 6 बार प्रेसिडेंट रहे हैं, गोपालगंज से आते हैं मिश्रा जी, मनन मिश्रा जी, अच्छे वक्ता भी बताए जाते हैं। और यह भी माना जा रहा है कि जब राज्यसभा में जहां कांग्रेस की ओर से या समाजवादी पार्टी की ओर से आज कपिल सिब्बल हैं, लेकिन बाकी पी चिदम्बरम कांग्रेस की ओर से है, बड़े बड़े वकील वहां बैठते हैं जो कांग्रेस का और बाकी दलों का अच्छी तरीके से पक्ष रखते हैं। तो यह भी कहा जा रहा है कि ब्राह्मण होने के नाते, क्योंकि एक जाने माने वकील हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं जैसा आपने कहा, तो वकीलों का जवाब वकील काट, जैसे लोहे को लोहा काटता है, तो वकीलों के तरह उन्हीं तर्क की कसौटियों पर अपनी बात को राज्यसभा में बेहतर तरीके से रखेंगे। शायद विवेक ठाकुर जी की उतनी आवाज नहीं सुनाई देती थी राज्यसभा में, लेकिन इनकी आवाज सुनने की उम्मीद की जा रही है, क्योंकि राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी को अच्छे वक्ताओं की जरूरत है जो अपनी पार्टी के लिए खड़े होकर बात करें। जातिगत समीकरण तो है ही, लेकिन जाति में और दूसरे लोग भी मिल सकते थे, जैसे कि ब्राह्मण जाति में ही चौबे जी, अश्विनी चौबे जी, जिन्हें उम्मीद थी और वो लॉबिंग भी कर रहे थे, और भी कई उम्मीदवार हो सकते थे। लेकिन क्या मनन मिश्रा जी, आपको ऐसा नहीं लगता कि एक काबिल व्यक्ति हैं और उसी काबिलियत के आधार पर इनको अपर हाउस भेजा जा रहा है, जहां बेहतर तरीके से न सिर्फ एनडीए का पक्ष रखेंगे, शायद बिहार की बात को भी, क्योंकि आपने जैसा खुद बताया कि कभी ये कांग्रेस की तरफ रहे हैं, कभी दूसरी जगह रहे हैं, तो कुल मिला के इनके लिए पार्टी की लॉयल्टी उतनी होगी, या फिर बिहार के बारे में सोचेंगे और बेहतर तरीके से रिप्रेजेंटेशन वहां रखेंगे? वात्सल जी, मैं उसी कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूं जिस कोर्ट में ये प्रैक्टिस करके दिल्ली गए हैं, पटना हाई कोर्ट में। आप जिन लोगों का नाम लिया कि कपिल सिब्बल, पी चिदम्बरम वगैरह, वो लोग लीजेंड है लॉ के, उस फील्ड के। मनन मिश्रा जी का इस हाई कोर्ट में भी कोई स्थान नहीं रहा है। मैनेजमेंट करके बार काउंसिल के चुनाव ये जीतते रहे हैं, लेकिन एज ए लॉयर के रूप में उनकी पहचान कोर्ट के अंदर में नहीं रही, वैसी कोई परफॉर्मेंस नहीं रही है। मैं इज्जत करता हूं। आपने बताया कि गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं, तो बिना मेरिट के तो आदमी को गोल्ड मेडल मिल नहीं जाएगा। नहीं, वो पढ़ने के मतलब, और एक वक्ता तो होंगे ही अच्छे, भले कोर्ट के अंदर नहीं देखते होंगे, वहां आपको जिरा थोड़ी करनी है, वहां तो आपको अपनी बात को रखना है। किसी भी मुद्दे पर अगर आप तैयारी करके आएंगे, आप बोलेंगे, अपनी बात को रखेंगे। हाँ, बात रखेंगे, बात तो रखेंगे, मैनेज तो कर रहे हैं, मैनेजमेंट तो आपके ये कलीग हैं, तो आपको तो खुश होना चाहिए कि आपने जैसा कहा कि आपके सेम कोर्ट से निकल कर वहां तक पहुंच रहे हैं, तो आपके लिए तो एक गौरव की बात होनी चाहिए कि आपका एक साथी, एक सहयोगी, और खास तौर पर मैंने भी कई बार देखा है, क्योंकि मैं भी वकील हूं, भले प्रैक्टिस नहीं करता हूं, लेकिन मुझे मालूम है कि जो वकील बार के इलेक्शंस में जाते हैं, वो ज्यादातर, क्योंकि उनकी नेतागिरी ही वो काम इतना इंपॉर्टेंट होता है, तमाम वकीलों को जोड़े रखना और उनसे वोट लेना, कि उनके पास प्रैक्टिस करने का खास केसेस को छोड़ दिया जाए,
तो इतना मौका नहीं होता कि वो जाकर फुल टाइम बाकी वकीलों की तरह प्रैक्टिस करें। लेकिन क्योंकि ये काबिल हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं, लंबे टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हैं, और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के 6 बार प्रेसिडेंट रहना भी एक बड़ी चीज है डॉक्टर साहब, मुझे ऐसा लगता है। ये अपने आप ऐसा में बहुत है। राज्यसभा में पहुंचता है, बिहार की ओर से पहुंचता है, तो चाहे वो किसी भी दल से पहुंचे, कम से कम आपके राज्य की बात जरूर करेगा, और आपका कलीग है तो शायद आप लोगों के हितों की बात भी शायद। सारे दल के वकीलों ने उन्हें बधाई दी, उनका खैर मकदम किया, उसमें दो मत नहीं है। सारे वकील खुश हैं कि हमारे बार से कोई गया है। जी जी, वही मैं कहना चाहता हूं। लेकिन मैं ये समझना चाहता हूं कि इनका ब्राह्मण होना ज्यादा अहमियत रख रहा है बिहार के पॉलिटिकल नजरिए से, या इनका वकील होना या ब्राह्मण होना, इनमें से कौन सी ऐसी बात है जिसके लिए इनको चुना गया? इनका वकील जमायत को मैनेज करने की क्षमता रखना, ये सबसे बड़ी काबिलियत उनकी है। इसके लिए इनको चुना गया है। इसके लिए इनको चुना गया है। ये देश भर के वकीलों को जोड़ करके रखते हैं, वकील ऑर्गेनाइजेशन को जोड़ करके रखे हुए हैं। ये इनकी खूबी है। तो ये खूबी है, अपनी काबिलियत के आधार पर ये चुने गए। तमाम बड़े बड़े नाम जो चल रहे थे उनको दरकिनार करते हुए मनन मिश्रा साहब आए, उपेंद्र कुशवाहा जी ऐसा कोई नया चेहरा नहीं है। और जैसा डॉक्टर साहब बता रहे हैं, मैं इस बारे में पुष्टि नहीं कर सकता हूं कि उपेंद्र कुशवाहा साहब विवेक ठाकुर जी की जगह जा रहे हैं 20 महीने के लिए। डॉक्टर साहब के पास ज्यादा बेहतर जानकारियां आती हैं, और मीसा भारती वाली सीट जो खाली हुई है उस पर मनन मिश्रा जी चुने जाने वाले हैं। डॉक्टर साहब, बस एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा। बहुत दूर नहीं है बिहार विधानसभा का चुनाव भी, बहुत सी चीजें बदलने वाली हैं। पीके, आज जब मनन मिश्रा जी का नाम सामने आया, कल उन्होंने अपना नामांकन किया, तो उसके बाद ये भी कहा, ये भी लोगों ने याद दिलाया कि 2 अक्टूबर से जो अपनी पार्टी फ्लोट करने जा रहे हैं प्रशांत किशोर, वो भी ब्राह्मण जाति से आते हैं। तो हर चीज को वो जाति के समीकरण से बिहार देखता है। तो ये मौका था अभी जातिगत समीकरण साधने का एनडीए, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी के पास। क्या इसका आने वाले विधानसभा चुनाव में कोई असर हो सकता है या नहीं हो सकता, या उस समय की चीजें अलग होंगी? कैसे आप इस सबको देख रहे हैं? जात का असर तो बिहार के चुनाव में है वात्सल जी, लेकिन नेता का उतना असर नहीं है। जातीय समीकरण कंस्टिट्यूएंसी वाइज बनते हैं मुद्दों के आधार पे। भाई, मुद्दा ये है, ये एंटी आरजेडी है, ये एंटी बीजेपी है, तो जातियां गोलबंद होती हैं। कोई व्यक्ति विशेष का प्रभाव है सो नहीं। नहीं, अभी जो ये 2 कैंडिडेट चुने गए हैं, सारे समीकरणों को ध्यान में रख के चुना गया है। क्या जो आने वाला विधानसभा चुनाव है, कोई असर इसका होगा आगे जाकर? आपको कुछ लगता है, ऐसा कुछ उम्मीद लगती है? इसका कोई असर देखने में नहीं आता। इसका कोई असर नहीं होने वाला है वात्सल जी। यानी कि बिहार में व्यक्ति विशेष के जात का असर उतना नहीं है जितना वहां के मुद्दों का असर है। जैसे लालू प्रसाद जी का कैंडिडेट का जमानत जब्त हो गया पूर्णिया में, उनके जात वाले एक वोट नहीं किए, पप्पू यादव को सब दे दिए। उजियारपुर में उनके जात वाले वोट नहीं दिए उनके राष्ट्रीय जनता दल को, सब बीजेपी को दे दिए। मधुबनी में राष्ट्रीय जनता दल के कैंडिडेट को नहीं दिए यादव, लालू जी के कहने पर सब दे दिए बीजेपी को। तो यहाँ अब लालू जी जैसे लोगों का जब असर नहीं देखने को मिल रहा है, तो दूसरे किसी का क्या है? यहाँ इक्वेशन क्या बनता है, समीकरण क्या बनता है? जात, उसके अनुसार जात का समीकरण बनता है। पार्टियां कौन किस स्थिति में है, व्यक्ति विशेष का असर उतना नहीं है। निश्चित तौर पर डॉक्टर साहब को लगता है कि व्यक्ति विशेष का कोई असर नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश बहुत की है राज्यसभा की इन 2 सीटों के जरिए समीकरण साधने की। आने वाले टाइम में बिहार में भी विधानसभा चुनाव होने हैं, कोई असर होगा या नहीं होगा आगे देखा जाएगा। डॉक्टर साहब को लगता है कि कोई असर नहीं होगा, लेकिन मेरा मानना यह है कि राजनीतिक दल भविष्य को देखकर ही कोई फैसले लेते हैं। डॉक्टर साहब, आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया, बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखी। हालांकि आप आज क्रिटिकल मूड में ज्यादा थे, इसलिए आपने शायद आलोचना ही ज्यादा की, लेकिन देखने वालों को डॉक्टर साहब की बातें कैसी लगी, अगर आप कमेंट करके बताना चाहते हैं तो जरूर बताइए। और आप सभी इस चर्चा में जुड़े, आपका बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार।